एआईबी एग्जाम में जाने से पहले अगर आप बस एक ही लेक्चर देख के जाना चाहते हैं तो पक्के से बता रही हूँ ये वही वाला है। मैम अभी तक ज्यादा पढ़ाई किए नहीं है बट फिर भी इस बार कुछ ना कुछ करके क्लियर तो करना ही है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो देखिए आपके साथ ही तो आपके बैराक्स ही बनेंगे। आपके साथ एग्जाम हॉल में यही है एंड इन्हीं के अंदर आंसर्स भी छुपे हुए हैं, ये आपको भी पता है। तो बस एक ही चीज अगर आप अभी सीख लें, इन बैराक्स को यूज करते हुए हम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे क्विकली आंसर्स कैसे ढूंढे, अगर ये अभी आप सीख लें तो आप कल जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 50 प्लस यानी सेफ जोन में रहने जितने नंबर तो आप ला पाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ना प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को टाइप 1 टाइप 2 ऐसे बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको समझा दूं। हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है एआईबी 20 एंड एआईबी 19 के जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है, उनमें हम क्विकली हिंट्स कैसे ढूंढे। एंड में ना मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पर अटक कर नहीं रहना है, जहां पर फंस जाते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमें लीव आउट करना है, अटक के नहीं रहना, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। तो एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपको ऑलरेडी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कैसे करना है ये पता है तो डायरेक्ट टाइप 1 को छोड़कर टाइप 2 पे चले जाइए। वीडियो के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, तो आप लोग तो टाइप 2 से डायरेक्टली वीडियो देखना। जिनको बेसिक से भी थोड़े से डाउट है, क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं, तो मेरे साथ टाइप 1 जो कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आप आराम से कर सकते हैं। 10 टू 15 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए एंड आप 100% अश्योर्ड हो सकते हो कि जो आंसर आपने लिखा है वो करेक्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एआईबी 19 का, द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कौन से सेक्शन में दिया गया है एंड उन्होंने बता भी दिया है कौन सा बैरक उठाना है। कौन सा बैरक उठाना है मैम? हिंदू मैरिज एक्ट का बैरक उठाना है। पर मेरे पास ना एग्जाम हॉल में बैठ के मैं जैसे बैरक्स में ढूंढ रही हूँ, मेरे को तो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं मिल रहा मैम। हाँ नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट आती है फैमिली लॉ के बुक में। तो ये पता होना चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से बुक है एंड हर बुक में कौन से एक्ट्स लिखे गए हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हिंदू लॉ के बारे में पूछे या मुस्लिम लॉ का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा फैमिली लॉस वाले बुक में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बुक के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा कंटेंट्स पेज से आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये रहा हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का ये जो फर्स्ट पेज है इसको हम कहते हैं कंटेंट्स पेज, इसी को हम कहते हैं इंडेक्स पेज। यही पर सेक्शन एंड सेक्शन की जो शॉर्ट समरी है वो दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखना, एक एक करके आप देखते हुए आएंगे। तो यहीं पर उन्होंने दे दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी सेक्शन 9 में होता है। तो बस सीधा सीधा यहाँ पर आकर आपको ऑप्शन डी मार्क करना है एंड बबलिंग करते वक्त भी सही सही से ऑप्शन डी अगर आप बबल कर देते हैं तो हो गया आपका 1 मार्क, बहुत इजीली आ गया। एंड ऐसे क्वेश्चंस में आप जितना स्पीड बढ़ा के करते हैं आपको मुश्किल क्वेश्चंस में बाद के लिए टाइम भी बचता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। मैं ना सारे क्वेश्चंस को ऐसे पिकअप किया है कि एब्सोल्यूट बिगिनर से लेकर धीरे 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 मैं आपको पूरा जब तक लेक्चर खत्म हो जाएगा पूरा आपको कॉन्फिडेंट कर दूंगी कि एक एक करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये वाला देखिए मैम, यहाँ पे पूछ रहे हैं आर्टिकल का नंबर, ठीक है जी। कुछ दे दिया, उसका आंसर मेरे को नहीं पता बट उन्होंने दे दिया पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कुछ, ठीक है मैम। इसको जो भी उन्होंने दिया ना उसको हम कीवर्ड मानते हैं, ठीक है, कीवर्ड दे दिया। तो आर्टिकल का नंबर इनमें से कहीं ना कहीं आएगा बट बैरक्ट का नाम तो नहीं दिया ना, बैरक्ट नेम कहाँ है? सेक्शन के नंबर यहाँ दे दिए हैं, सेक्शन नंबर एंड कीवर्ड्स दे दिए हैं बट बैरक्ट का नेम कहाँ है? देखिए यहाँ पर एक क्लू उन्होंने दिया है आर्टिकल करके। एआईबी 19 के क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन था वहां पर आर्टिकल लिखा है। देखिए हमारे जो एआईबी के बैरक्ट्स है ना उनमें एक ही बैरक्ट है जहां पर आर्टिकल का नाम आता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक में बात करते हैं सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये सेक्शन नंबर नहीं होते, ये आर्टिकल होते हैं। तो वहां से आपने आइडेंटिफाई किया है, तो आर्टिकल का जो शब्द है वहां से आपने आइडेंटिफाई किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक उठाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक उठाइए। इसमें भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन सॉरी आर्टिकल नंबर तो उन्होंने दे रखा है। तो जो कंटेंट्स पेज है, जो आगे आगे बैरक में अंदर जाने से पहले जो कंटेंट्स पेज है वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आपको मिलना चाहिए बी। आप बैरक उठा के चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए बी, ठीक है, मिल गया। चले आगे। हाँ, अब ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। ये सब डायरेक्ट ही क्वेश्चंस हैं, ये सब टाइप 1 के ही क्वेश्चंस हैं बट एक एक करके थोड़ी सी मैं डिफिकल्टी बढ़ा दी।
अब देखो क्या कह रहे हैं कॉपीराइट एक्ट करके एक एक्ट है, ओके जी होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा मैम, मुझे नहीं पता, बट है ऐसा, हाँ जी है, विच इज ऑर्डिनरी द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। तो पूछ रहे हैं इस एक्ट के अंदर, कॉपीराइट एक्ट के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है अगर किसी ने कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट किया है तो, अंडर सेक्शन 63। तो देखो जी, मेरे को आंसर नहीं पता है मैम, बट मेरे को इतना पता है मैम कि सेक्शन का नंबर उन्होंने दे दिया एंड उन्होंने बैरक्ट का नाम भी दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगी, उस बैरक्ट में वो वाला सेक्शन जहां पे है उस पेज पे मैं चली जाऊंगी। बट बस मैम दिक्कत ये है कि जब मैं ढूंढने बैठूं तो मेरे को वंस अगेन कॉपीराइट एक्ट की बुक तो मिल ही नहीं रही है। कॉपीराइट एक्ट की बुक इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बुक में। सो वंस अगेन आपको इतना तो परिचय बना के जाना पड़ेगा अपने बेयर एक्ट से कि हर एक बेयर एक्ट कहाँ से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन से बेयर एक्ट्स आते हैं पता होना चाहिए। फिर एनवायरमेंटल लॉ की एक बुक है, उसमें भी बहुत सारे बेयर एक्ट्स होते हैं। तो इस बुक में कौन सी बेयर एक्ट है इतना आपको परिचय पहले से बना के जाना पड़ेगा। तो कॉपीराइट है एक्ट है तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला बुक उठाएंगे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले बुक में भी जैसे एक बार मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। हमें डायरेक्टली जाना है 63 पे, करेक्ट। तो मैं अब डायरेक्टली जाती हूँ 63। ये कौन सा एक्ट है, ये तो कॉपीराइट एक्ट है। तो कॉपीराइट एक्ट का 63 पे मैं आ गई। उन्होंने पूछा मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा मैक्सिमम पनिशमेंट के बारे में। तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लूं तो खुद उन्होंने आंसर दे रखा है। यहाँ पर मिनिमम होती है 6 मंथ्स, पर मेरे को तो 6 मंथ्स चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए मैक्सिमम। 3 साल हो गया मैक्सिमम। फाइन भी है, मैक्सिमम फाइन है 2 लाख रुपए। तो मेरा आंसर क्या है, 3 लाख का इम्प्रिजनमेंट होगा एंड मैक्सिमम जो फाइन भरनी पड़ेगी वो 2 लाख की होगी। तो यहां से मेरे को आंसर आ गया 3 लाख एंड 2 लाख, 3 years एंड 2 लाख। तो मेरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैच करता है बैरक्ट से। तो ऐसे मैंने बैरक्ट से मैच करके ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। मैम यहां तक जो हमने किया है ना, ये सब टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं। ऐसे टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं आप लगभग 20 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इतना बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आप कर सकते हैं। पर 20 से पास थोड़ी ना होंगे मैम, 20 से थोड़ी ना पास होंगे, नहीं। आपको सेफ जोन के लिए 50 तो चाहिए, तो 20 तो आप वहां नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम आते हैं टाइप 2 में। मैम अब क्वेश्चन में अगर कोई भी हिंट नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है, तो क्या, अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में हिंट है ये चेक कर लो, है ना। क्वेश्चन में हिंट नहीं है मानती हूं, पर ये तो चेक कर लो ना, ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट शायद वो छिपा के दे दे, है ना। हिंट ही तो ढूंढना है हमें, तो ऑप्शन में हिंट है क्या ये देखना। फॉर एग्जाम्पल ये भी AIB 20 का क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उन्होंने एक बढ़िया सा हिंट भी दे रखा है। उन्होंने कहा है पेटेंट एक्ट। मैम पेटेंट एक्ट कहाँ ही पढ़े हैं, नहीं पढ़ा, पर इतना पता है मैम मेरे को कि पेटेंट एक्ट भी IPR के अंदर आता है, क्योंकि मैंने तो आपका का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पढ़ लिया है। आपका जो बेसिक कोर्स है मैंने वो ले लिया है, 299 वाला अगर आप ले लेते हो तो भी आपको इतना पता होता है कि बेसिक से ये पेटेंट एक्ट में पेटेंट एक्ट मतलब IPR के अंदर आता है। इस बुक में ढूंढना इतना आपको पता है, ठीक है। अब बुक में ढूंढना है पर समझ ही नहीं आ रहा है कहां से ढूंढे, तो ऐसे केसेस में आप एक बार ना ऑप्शंस चेक करना। जैसे यहां पर ACD कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं है, बस एक ही सेक्शन में ऑप्शन है ना, बी में। तो एक बार सेक्शन 35 खोल के देख लेना। एक बार सेक्शन 35 खोल के देखते हैं, कहीं बार ऐसा आंसर आपको मिलेगा कि जो भी वो पूछ रहे हैं वो एज इट इज वही ऑप्शन से मैच हो गया। जैसे मेरे को समझ नहीं आया, पर इतना तो मैं समझ गई, जो सेक्शन 35 है वहां पे जो सीक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरा क्वेश्चन से मैच हो रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो जो भी एक हिंट है पूरे सेक्शंस में से, मतलब पूरे जो ऑप्शन है उनमें से एक ही हिंट है सेक्शन 35, तो मैंने बस यही एक हिंट को पकड़कर आंसर मैंने निकाल लिया। एंड मैंने जब बैरक्ट में चेक किया ये तो मैच हो रहा है, बैरक्ट से मैच हो रहा है। तो अगर आप तुक्का भी मारना चाहते हैं तो ऐसे रीजनेबल गेसेस करना यूजिंग द ऑप्शंस में हिंट्स, ठीक है। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट भी जानना चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ, पेटेंट्स का ना जनरली हम कहते हैं 20 साल तक का टाइम पीरियड होता है। एक बार 20 साल खत्म हो गया तो उस पेटेंट की जो नॉलेज है ना उसको पब्लिक में सबको बताना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। पर कुछ केसेस हैं जहां पर ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 20 इयर्स के बाद भी हम पब्लिकेशन को अलाउ नहीं करते हैं। क्यों अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीक्रेसी रिलेटेड है, शायद कुछ डिफेंस रिलेटेड है, कुछ सीक्रेट वाली चीजें हैं जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बाहर सबके हाथ में वो नॉलेज हो, तो इसलिए वो रिलीज नहीं कर रहे, इसलिए वो पब्लिश नहीं कर रहे। इसके बारे में कॉन्सेप्ट है।
बट ये कॉन्सेप्ट समझे बिना भी बस ये जो एक हिंट है सेक्शन 35 उसको मैंने यूज किया है, बैराक्ट खोला है एंड बैराक्ट में मुझे मिलता है कि ऑप्शन मैच हो रही है। अगर ऑप्शन मैच नहीं होता तो वो अलग बात है, पर यहाँ पर ऑप्शन मेरी मैच हो रही है। तो जब ऑप्शन मैच हो रही है, सीक्रेसी का शब्द वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं आराम से मार्क करके आ जाती हूँ ऑप्शन बी एज द राइट आंसर एंड मुझे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैम अब बताना। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप बताओ मैम। क्वेश्चन में भी नो हिंट है, सेक्शन नंबर आपको क्वेश्चन में भी नहीं पता है एंड मैम ये जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में भी कहीं पर भी उन्होंने सेक्शन नंबर नहीं बताया। पुराना वाला तो आपने कर दिया क्योंकि वहां पर एक जगह पे तो सेक्शन नंबर था, यहाँ पे तो कहीं पर भी है नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में आप अटक जाते हैं तो वंस अगेन आपका मदद करने आ जाता है कंटेंट्स पेज। क्या आ जाता है? कंटेंट्स पेज। अब बस देखना क्या मुझे बैराक्ट का नाम पता है, पहले ये सोचना। हाँ जी मैम, बैराक्ट का नाम तो पता है क्योंकि उन्होंने लिखा है भारतीय न्याय संहिता, यानी बीएनएस का बैराक्ट उठाना है। हाँ जी, कौन सा सेक्शन है ये नहीं पता, ना मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ना मुझे समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं। क्रिमिनल फोर्स तो मैं पढ़ के ही नहीं गई ना, मेरे को कैसे आएगा मैम? ऑफ कोर्स डोंट वरी, ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी हम आंसर कर सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं। कैसे? बीएनएस का जो बैराक्ट है उसमें कंटेंट्स पेज उठाना। मैं जैसे फॉर एग्जांपल दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, बीएनएस का बैराक्ट उठाया एंड मैंने कंटेंट्स पेज पे आ गई। मेरे को क्लू ही नहीं है कहाँ मिलेगा, मान लेते हैं ये कंटेंट्स पेज है। कंटेंट्स पेज को भी हम इंडेक्स बोलते हैं या अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस जो लिखा होता है वो वाला पेज। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी निकाल के बैठ जाना। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखना क्या पूछ रहे हैं। कंसिडर्स फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स, एक तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, कौन सा आपको कीवर्ड लग रहा है? ऑब्वियसली क्वेश्चन इतना छोटा है, कीवर्ड तो इजीली आपका आइडेंटिफाई हो ही जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स, तो कीवर्ड तो आपको आइडेंटिफाई हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब आगे अपना जो बीएनएस का बैराक्ट है यहाँ पर सर्च करेंगे फॉर क्रिमिनल फोर्स, है ना। एक एक करके आपको सर्च करना है, तो ये पेजेस पलटने में टाइम लगेगा, बट एक एक करके, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ बट मेरा ना अभी भी नजर वहीं पर है। अच्छा कहाँ आ रहा है, अच्छा कहाँ आ रहा है, क्रिमिनल फोर्स हर्ट आ गया, ये आ गया, हाँ फोर्स आ गया, ये देखो फोर्स आ गया, क्रिमिनल फोर्स के बारे में है। फोर्स के बारे में थोड़ी ना क्वेश्चन है कि जो की वर्ड है मेरा वो है क्रिमिनल फोर्स। अच्छा क्रिमिनल फोर्स के बारे में सेक्शन 129 में होता है। अच्छा ये तो मेरा रेलेवेंट सेक्शन अब 129 हो गया। मेरे को आंसर नहीं पता था, मैंने बैराक्ट को यूज करते हुए सेक्शन 129 का निकाला है नंबर। तो अब मैं क्या करूंगी, अब बैराक्ट के अंदर जाके मुझे आंसर ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो जो ऑप्शन वो जो उन्होंने ऑप्शंस में जो भी कंटेंट दे रखा है वो मुझे बैराक के अंदर से ही मिलेगा। तो अब मैं जाऊंगी 129, तो पेजेस पलटने में टाइम लगेगा बस, है ना। तो कंसंट्रेशन के साथ पेजेस पलटो। आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ना आपकी नजर बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत तीखी नजर होनी चाहिए। तो आपको ऐसे देख के मतलब फटाफट चेक करना है, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, 129 पे आ गई हूँ तो आ जाओ। हाँ अब देखना, अब ये देखना ये जो शब्द उन्होंने दे रखा है इनमें से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस में एंड जो बैराक्ट है, इन दोनों में कौन से शब्द मैच हो रहे हैं। तो बैराक्ट के शब्द एंड क्वेश्चन पेपर के जो ऑप्शंस है इनके कौन से शब्द आपके मैच हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर 2 मिनट आप आराम से बैठ के देखेंगे तो आपको दिखेगा इंजुरी, फियर, अनोयंस, ये वाले शब्द जो हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं। क्योंकि ये देखना कॉजिंग इंजुरी, फियर और अनोयंस, जो ऑप्शन सी है आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में कुछ शब्द है इंजुरी, फियर और अनोयंस, यही वाला मैच हो रहा है आपके बैराक्ट से। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, क्योंकि जो भी बैराक्ट से मैच होता है वही मेरा आंसर हो सकता है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आपके पास सेक्शन नंबर नहीं है फिर भी कंटेंट्स पेज यूज कर सकते हैं। मैम आपने तो वो वाला आसानी से बता दिया, ये वाला बताना, ये भी 20 में आया था। देखिए सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करना है। यहाँ पर भी उन्होंने ना क्वेश्चन में ना ऑप्शन में कहीं पर भी सेक्शन नंबर का कोई भी हिंट नहीं दिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं खोलूंगी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस का बैराक का नाम मेरे को पता है। अब मैं देख रही हूँ मैक्सिमम नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम कुछ मैक्सिमम लिमिट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। किस चीज का मैक्सिमम लिमिट? किसी भी अपराधी को, ऑफेंडर को कितने दिन के लिए हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं एक साथ, एट अ टाइम, यानी एक साथ कितने दिन के लिए रख सकते हैं ये पूछ रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हम्म, मैम पढ़े थोड़ी ना है, पता ही नहीं है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कुछ लिमिट ऐसा होता है। अच्छा क्या करें,
पर बैराक का नाम पता है एंड एक कीवर्ड तो मिल गई है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कीवर्ड तो मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगी? सो वंस अगेन मैं जाऊंगी कंटेंट्स पेज ऑफ बीएनएस। बीएनएस के कंटेंट्स पेज में जाके वंस अगेन मैं पहले से पढ़ के आऊंगी। अब मैं 129 पे आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे एक और बार फिर से बैराक के स्टार्टिंग से चेक करके आना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू चेक। ये देखना, बीएनएस का बैराक्ट है, बीएनएस का बैराक्ट में अब मैं आगे से पढ़ते हुए आ रही हूँ 1 2 3 4 एंड मेरे को यहाँ दिखा 11 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड 12 में मुझे दिखा लिमिट। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट के बारे में तो बात हो रही है। देखना क्या बता रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो मैक्सिमम नंबर यानी एक लिमिट होती है ना, तो मैक्सिमम का लिमिट ही पूछ रहे हैं, तो आंसर शायद वहीं पे आ जाए। तो यही से मेरे को पता चल गया कि दो सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 दोनों में वैसे पॉसिबिलिटी है, पर मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, तो मैं सीधा सीधा तुरंत सेक्शन 11 12 चेक कर लेती हूँ बैराक्ट में ही। तो बीएनएस के बैराक्ट क्विकली उठाइए, आप भी मेरे साथ साथ चेक कर लीजिए। अभी तक अगर आप बैराक्ट से परिचय नहीं बनाए हैं, 4 बार अपना बैराक्ट आगे पीछे नहीं किए हैं, तो अभी सही टाइम है, कर लीजिए मेरे साथ बैठे बैठे। ठीक है। मैं आ गई हूँ 12 में एक बार देखना, तो वहां पर उन्होंने लिखा है शैल नॉट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। तो एक साथ कितने दिन से ज्यादा हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते, वो उन्होंने वही लिख दिया है 14 डेज करके। तो मैं क्या करूंगी अब? सीधा सीधा 14 डेज दे रखा है, ऑप्शन में आऊंगी, आंसर मार्क कर दूंगी सी, बस, है ना। इतना भी मुश्किल नहीं है, यहां तक तो आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो टाइप 1 टाइप 2 मिलाकर, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चंस दोनों मिलाकर 30 आउट ऑफ 100 तक ला ही सकते हो। अच्छा पेपर गया, अगर आपका थोड़ा सा इजी पेपर है तो 30 क्या, 35 आउट ऑफ 100 तक भी आप यहां से लेके आ सकते हो। 30 आउट ऑफ 100 या 35 आउट ऑफ 100 आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस करते करते लेके आ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। ये ना फालतू में लोगों को फंसाने के लिए, स्टूडेंट को फंसाने के लिए ही ये क्वेश्चन बने हैं। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में क्या करना है, मैं एक एक करके अब समझा देती हूँ। आई होप अब तक जो भी आप देख रहे हो अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो तुरंत, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। कोई और डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में भी बता दीजिए। लास्ट मोमेंट है, पर एआई भी ना लास्ट मोमेंट पर भी बहुत लोग पढ़ के निकाल लेते हैं, तो आप भी पढ़ के निकाल ही लेंगे, क्या है इसमें, आप भी, आपका है भी निकल जाएगा। चलिए, एआईबी 20 में ना एक क्वेश्चन था, बहुत लोगों को लगा मैम ये तो पक्का क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए यहां तक वो अप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने बताया टाइप 1 टाइप 2, हाँ जी आपको लगेगा वो ही करना है यहाँ पर भी, ऑफ कोर्स, तो आप करेंगे। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लिखा है मेरे को समझ नहीं आया मैम, बट आपने क्या कहा था, कुछ समझ में आए या ना आए, सेक्शन नंबर ढूंढना एंड एक्ट का नाम ढूंढना। मैंने तो ढूंढ लिया, स्पेशल मैरिज एक्ट खोलना है, सेक्शन 10 खोलना है, तो मैं गई वही खोल दिया मैम। पर जैसे ही मैंने वो वाला खोला ना, मेरे को आंसर तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि आंसर में वो देख जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखना आंसर में क्या है, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ, ये। अब मेरा जो ये टिप है, आप वो ओपन कर मतलब उसी को फॉलो करते हुए मैंने खोला है एसएमए, ये मैं दिखा रही हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 मैंने खोल लिया है, बट कहीं पर भी टाइम का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना मैम। 6 मंथ्स 3 मंथ्स 5 मंथ्स अनलिमिटेड, ऐसा कुछ भी टाइम के बारे में बताया ही नहीं। तो ये पक्का क्वेश्चन तो गलत होगा ना, ऐसा लगेगा। कई बार एग्जाम में ऐसा लगेगा कि जो एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो पता नहीं निकल ही नहीं रहा, आपने बताया था हमने फॉलो कर दिया पर आंसर नहीं मिल रहा। ऐसे केस में आपको थोड़ा सा आगे पीछे ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं टाइम लिमिट क्या होती है, किस चीज का, फॉर सोलेमनाइजिंग मैरिज आफ्टर डिसीजन। यानी कोई भी डिसीजन था, कुछ डिसीजन उन्होंने ले लिया, किसी ने भी ले लिया है, लेने के कितने दिनों के अंदर हमें शादी सोलोमनाइज करनी पड़ती है। सोलोमनाइजिंग मतलब शादी करवानी पड़ती है, एक वैलिड शादी करानी पड़ती है, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डिसीजन, ये पूछ रहे हैं। तो 10 में तो आंसर नहीं है, तो इमीडिएटली ये धारणा मत बना लेना कि ये क्वेश्चन ही गलत है। थोड़ा सा आगे पीछे देखना। अच्छा 11 नीचे देखते आना, 11, अच्छा 11 तो ठीक नहीं लग रहा है, पर 12 देखना, 12 में एक शब्द है सोलोमनाइजेशन, तो एक बार ये वाला देखना। पर मैम सोलोमनाइजेशन का शब्द तो है, बट यहां पर भी देखना टाइम के बारे में कुछ नहीं है मैम, हाजी नहीं है, तो रुकना नहीं है, एक और बार उसके एक और नीचे देखो, यहां पर भी लिखा है मैरिज हैज सोलोमनाइज्ड।
पर यहाँ पर भी टाइम के बारे में कुछ नहीं है मैम, एंड क्वेश्चन में तो टाइम ही पूछे जा रहे हैं। तो बस एक और नीचे पढ़ लो, मैरिज नॉट सोलमनाइज्ड विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने में मैरिज नहीं कराए तो आपको फिर से नोटिस देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आया ना, तो सोलमनाइजेशन का ये जो शब्द है, सोलमनाइज्ड, एंड यहाँ देखो, यहाँ पर इसी सेक्शन 14 के अंदर उन्होंने सेक्शन 10 का भी जिक्र किया है, एंड वहां पे लिखा है विद इन 3 मंथ्स। यानी आपका अगर सेक्शन 10 वाला केस है एंड आपका कोई डिसीजन आ गया है, सेक्शन 10 वाला केस है आपका, आपका डिसीजन आ गया है, तो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, तो डिसीजन आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको वैलिड शादी करानी पड़ेगी। तो शादी करानी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स, ये मेरे को यहाँ मिल गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है, मैं बस बता रही हूँ। देखिए ऐसे कितने 80% तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ट्रिकी क्वेश्चंस तो 80% टाइम नहीं होगा, जो 20% के क्वेश्चंस होंगे उसी में ऐसे ट्रिकी ट्रिकी चीजें पूछ लेते हैं। तो ये 80 वाले तो आप कर ही लेंगे, ऐसे जो 20 वाले हैं उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ना। जैसे उन्होंने सेक्शन 10 दे रखा है, सेक्शन 10 में आंसर नहीं है, तो 2-3 सेक्शन नीचे एंड उसके ऊपर के 2-3 सेक्शन भी पढ़ ही लेना, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, मैं बताती हूँ, AIB 17 में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, AIB 17 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। जो आर्टिकल नंबर उन्होंने दे रखा है, अगर आप सिर्फ उसी आर्टिकल नंबर के अंदर सर्च करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। पर जितने भी लोग 2 आर्टिकल नंबर नीचे, जैसे 145 दे रखा है, उसके 2 आर्टिकल नंबर नीचे, यानी 147 में भी उन्होंने वो हार नहीं माने, 147 में भी एक बार नजर मार लिया, उनको वो आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे कम ही होते हैं, 20% ही होते हैं। पर अगर ऐसे आपको लग रहा है तो एक बार 2 सेक्शन आगे और 2 सेक्शन पीछे लगभग आप नजर मार लेना, आपको ऐसे वाले भी शायद मिल जाएगा। जैसे सेक्शन 10 का जिक्र सेक्शन 14 में भी हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरकनेक्टेड था, सेक्शन 14 में आंसर था सेक्शन 10 के बारे में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या नहीं सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे गलत है। अब चलिए मैम, बहुत लेंदी पेपर आता है आजकल, हम अब है 4th वाले टाइप पे, बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं मैम, क्या करना है ना। अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं AIB 19 एंड 20 एंड अगर आपको उसमें क्लियर नहीं हुआ है, शायद आपको भी ये पता है, ये पेन, मैम इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, पढ़ते पढ़ते हेडेक आ गया, इतना मेहनत करके गए थे पहले भी, बट फिर भी हमारा नहीं निकल पाया, ऐसा लगेगा। अब इसका भी एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, इतना पढ़ना होता है, फिर जाके आंसर ढूंढना होता है, कई बार ये भी ट्रिकी है। ये लेंदी क्वेश्चंस भी फालतू में ट्रिकी बनाने के लिए, फालतू में टफ क्वेश्चन बनाने के लिए उनको लेंदी बना दिया है। तो जैसे ही लेंदी क्वेश्चन आते हैं, आप पहले पहले एक बार नजर मार लेना लास्ट वाले लाइन में क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कई लोगों को लगेगा मैम ऐसे थोड़ी ना होता है, पर मैं अभी आपको ना एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगी कि ऐसा पहले आप एक बार ट्राई करके तो देखो, शायद आपका जल्दी आंसर हो जाए, है ना। तो एक बार मेरी बात सुनना, ये जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी भी नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आखिरी के कुछ पल ही बचे हैं, फटाफट आंसर करना है, कैसे। सिर्फ आखिरी वाला पढ़ लो ना, लास्ट लाइन पढ़ लो, क्या लिखा है, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन मस्ट ही सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट। एंड इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को बहुत क्लियरली एक बैराक का नाम दिख रहा है मैम, CPC। अच्छा, अगर आप ये पूरा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट ना करें, वो पूरा क्वेश्चन के ऊपर वाले सेंटेंसेस में आपने बस लास्ट के ये वाले पढ़ लिए हैं एंड ये देख लिया, अच्छा CPC के बारे में है, इस बेसिक इंफॉर्मेशन से भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि CPC का कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करके जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे ही आप पर समन्स आ जाते हैं, आप पर यानी डिफेंडेंट पर जैसे ही समन्स आ जाते हैं, 30 डेज के अंदर अंदर उनको अपीयर कर कर क्या करना पड़ता है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है करके। तो आंसर आप सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना भी 30 डेज लगा सकते हो, है ना। तो देखिए, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक नॉलेज है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो भी आप कर लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कोर्स अभी भी अवेलेबल है, 299 रुपीज का ही है। कितना ही टाइम लगेगा, 4-5 घंटे, वीडियोस को 1.5x या 2x पे चला के देख लो, सारे PDF भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट मोमेंट पर भी ऐप डाउनलोड कर लेना, 299 का कोर्स परचेज कर लेना, उसी में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का PDF है, लीगल मैक्सिम्स भी है, एक एक दो दो पेज का है। तो आखिरी मोमेंट पे भी पढ़ रहे हो तो वो वाले बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, अब यही ट्रिक मैम अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे के लिए भी अप्लाई करके दिखाएंगे तभी हम यकीन करेंगे।
शायद एक क्वेश्चन आपका ऐसा निकल गया, ये देखना AIB 20 का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है मुझे पता नहीं है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम नहीं है, सिर्फ आखिरी का लाइन पढ़ूंगी क्योंकि मैंने तो वही बताया ना ट्रिक। लास्ट लाइन, विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड फॉल अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, इंडियन एविडेंस एक्ट बोले, BS से बोले, कॉन्सेप्ट तो सेम होता है, मैम ने बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होती है? जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो निजी मामले होते हैं उसको प्राइवेट चीज कहते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो पूरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने की क्या ही जरूरत, फटाफट ये पढ़ लो ना। इंडियन एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होती है जो सरकार या सरकारी अफसर अपना जो काम होता है, ऑफिशियल वर्क, उसके दौरान बनाते हैं। तो ये देखना ऑप्शन में इंटरनल नोट्स, पर्सनल डेयरी या ड्राफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी आप और मैं अगर कोई एग्रीमेंट में आते हैं, ये सब निजी मामले हैं, ये सब आ जाता है प्राइवेट। हम बेसिक एलिमिनेशन मेथड से भी समझ जाते हैं लॉजिकली कि ये सब प्राइवेट होता है। पब्लिक तो सिर्फ वही है ना जो सरकार या सरकारी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जुडिशियल एक्ट्स या एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स सिर्फ ये है, तो आंसर हमारा डी है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना भी ये पॉसिबल है ये करना। एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ टू एक्सप्लेन एंड टू मेक यू बिलीव कि आप ये वाला एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो वर्क करेगा। AIB 19 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। बहुत कुछ लिखे हैं मैम, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया था? आखिरी लाइन, सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना है, सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ो क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट वुड बी एप्लीकेबल टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। बहुत सिंपल सी इश्यू है। अगर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कराना है तो कौन सा ऐसा सेक्शन हम अप्लाई करेंगे, कौन सा सेक्शन का अप्लीकेशन होगा, बस पूछ रहे। मैम मेरे को पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो भी क्या हुआ, डायरेक्टली ऑप्शंस देख लेना। ऑप्शंस में भी मैंने कहा था ना क्वेश्चन में कभी हिंट नहीं होता है, तो ऑप्शंस में तो हिंट होता है। ऑप्शंस में तो उन्होंने हिंट दे रखा है सेक्शन 11 करके। तो एक बार बस आर्बिट्रेशन एक्ट अगर खोल के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ जी जो सेक्शन 11 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में ही है, इतना तो समझ आ जाएगा एंड यू कैन इजिली डू द क्वेश्चन। तो अब आप यकीन करेंगे जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उसमें भी सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आप कर सकते हो। यकीन करेंगे? यकीन करेंगे तो लिख देना कमेंट्स में। चलिए अब हम चलते हैं 5th वाले पे। ये होते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जो हमने AIB के 20 के पेपर में देखा। इसमें बहुत टाइम तो लगता है, हाँ जी टाइम तो लगता है। देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ना हमेशा टफ नहीं होते, ये अपना माइंडसेट ना कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन देखता है उनको लगता है मैम शायद मेरे को नहीं आता है बिकॉज इतना लंबा है, इतना लंबा मैं नहीं पढ़ सकती, ऐसा मेंटली फिक्स हो जाते हैं। बट अगर आप आराम से देखते हैं ये क्लियर हो जाता है, ये लेंदी है पर नॉट टफ, बट नॉट टफ, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखना, द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के हिसाब से वो हमसे पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्वेश्चन का टाइप जैसा भी हो आपको तो एक ही चीज ढूंढना है ना, हिंट्स ढूंढने हैं। सेक्शन 2 का हिंट दे रखा है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट खोलना है। तो एक बार क्या करेंगे, वो वाला एक्ट खोलेंगे, उसमें डायरेक्टली सेक्शन 2 पे जाएंगे। सेक्शन 2 जैसे मैं वही दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 वाला एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, उसमें उन्होंने खुद दे रखा है अच्छा हस्बैंड नॉट नोन 4 साल, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस नहीं मिला है 2 साल, ऐसा करके उन्होंने दे रखा है। आपको तब क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर आप लेंगे, एक एक करके कंपेयर करके देखना है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन में आपको एक ही सेक्शन के लिए एक ही बार कंपेयर करना पड़ता है। यहां पर जब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके देखना पड़ता है, तो इसीलिए ये लेंदी हो जाते हैं पर टफ नहीं है। तो इसीलिए आप ये मेंटली ना आप टेंशन मत लेना, आप बस आराम से ढूंढना, मिलेंगे। ओके सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा एग्जाम हॉल में, आराम से ढूंढेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन मेरे साथ आप भी बुक लेके बैठ जाना। वेयर अबाउट्स ऑफ हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन, अगर वेयर अबाउट ऑफ हस्बैंड नहीं पता है तो उसका जो पीरियड है बैराक के हिसाब से वो होना चाहिए 4 साल, यहां पर लिखा है 2 साल, यानी स्टेटमेंट गलत है। फिर हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट हुई है हस्बैंड की, कितने की, 7 साल की होनी चाहिए, 7 साल या ज्यादा की होनी चाहिए तब।
तो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे आपको ऐसा कंपेयर करना है। तो बैराक के हिसाब से ये भी तो गलत है, हाँ जी गलत है। नेक्स्ट वाला पढ़ना, हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज, मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं बना के रख रहे हैं, हस्बैंड नहीं कर रहे हैं मैरिटल ऑब्लिगेशन, कितने दिन का यहाँ पर है, हमें ढूंढना पड़ेगा, 3 साल है बैराक में और क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 2 साल, तो मैम ये भी तो मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी मैच नहीं हो रहा है मैम, मेंटेनेंस के लिए मिनिमम होना चाहिए 2 साल। यानी उन्होंने 4 स्टेटमेंट दे रखा है एंड चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन पेपर में जैसे उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, आप कहेंगे नन ऑफ दीज बिकॉज यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। बैराक से आपने चेक कर लिया, मैच कर लिया, कुछ भी मैच नहीं हुआ है ना। तो लेंदी क्वेश्चंस या मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस में भी अगर आप बैराक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हो जाएगा। मैम लास्ट वाले में तो सेक्शन नंबर दिया था आपने कर लिया, ये वाला करके दिखाओ अब। यहाँ पे तो सेक्शन नंबर नहीं है ना, बैराक का नाम है, कैसे करेंगे। बैराक का नाम तो है नहीं, बट इतना तो पता है ये आर्बिट्रेशन के बारे में है ना। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यही सब चल रहा है, आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो क्या होना चाहिए आपका, आप गेस करना कौन सा बैराक्ट होगा इतना आर्बिट्रेशन करते करते। एक ही बैराक्ट होगी जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट खोलना, मैम मैंने मान लिया आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट खोल भी दिया, तो मेरे को कैसे पता कि ये सेक्शन नंबर कहाँ है। बट सेम ही मेथड आपको फॉलो करना है किसी भी चीज के लिए। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट तो आपने खोल लिया, फिर उसके अंदर आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में ढूंढना है। किसके बारे में ढूंढेंगे अब, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी खोल लेना, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखना, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट खोला, कंटेंट्स पेज पे मैं जाऊंगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ढूंढते हुए, एंड मेरे को मिला है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में सेक्शन 7 में होता है। तो देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन शायद बदल भी जाए, पर कैसे ढूंढेंगे ये जो बेसिक टिप्स हैं ये नहीं बदले हैं। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में 7 में होता है, फिर मैं सेक्शन 7 खोलूंगी, फिर सेक्शन 7 के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उनको पढ़ूंगी एंड देन आई विल आंसर माई क्वेश्चन। तो वंस अगेन इन सब करने में टाइम लगेगा, फटाफट करना चाहिए। तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके जाना ताकि आपकी स्पीड बढ़े। पहले से देखना, अभी जितने भी घंटे आपके पास बचे हैं आप देख लेना कौन से बैराक में कौन सी चीज कहाँ लिखी है। जैसे एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बता दिया उन्होंने, कहा है कि ये राइटिंग में ही होना चाहिए, राइटिंग में भी कैसा होगा उन्होंने बता दिया है। तो अब जब मुझे पता चल ही गया है आंसर कहाँ ढूंढना है, कौन से सेक्शन में ढूंढना है, इट हैज मेड माई लाइफ इजियर, इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। सो नाउ बोथ ऑफ दिस इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होती है वो राइटिंग में ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स सेक्शन 7 में अभी मैंने देखा उन्होंने बताया, सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है, लेटर्स के थ्रू हो सकता है, टेलीग्राम्स के थ्रू हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। उन्होंने अभी बताया, कहाँ बताया, ये रहा इसी सेक्शन 7 में। अगर आप देखेंगे आपको भी मिल जाएगा, राइटिंग में होना चाहिए। एंड राइटिंग मतलब टेलीग्राम, टेलीफैक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने बता दिया। अब ये देखना, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में भी इम्प्लाइड solely from the conduct of the parties without any written record, ये तो सरासर गलत है ना, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया सेक्शन 7 के अंदर रिटन होना जरूरी है। तो जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 में जो भी चीजें उन्होंने बताई है ये पूरी तरीके से ट्रू है, क्योंकि ये सेक्शन 7 में लिखा गया है। एंड ये फॉल्स है क्योंकि ऐसा सेक्शन 7 में नहीं लिखा है, इनफैक्ट उल्टा लिखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू स्टेटमेंट है एंड जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। तो आंसर विल बी ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसलिए आप आंसर मार्क करके आएंगे ए, है ना। तो देखिए आप जैसे लंबे लंबे क्वेश्चन भी करते हैं, स्टेटमेंट रीजन के क्वेश्चन भी करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है एंड आपको आंसर्स मिल जाते हैं। अब आखिरी में जाने से पहले मैं बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ये देखना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन था AIB 20 से, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं एंड ट्राई करते हैं आंसर निकालने का। एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ऐसे क्वेश्चन में कहीं लोग अटक जाते हैं एंड आपको अटकना नहीं है इसलिए बता रही हूँ। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उन्होंने नाम तो दिया है, पर ना क्वेश्चन में उन्होंने कोई कीवर्ड दिया है, क्वेश्चन में देखना कोई कीवर्ड नहीं है। एंड जो भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सारे इलस्ट्रेशंस हैं, A B C D सारे के सारे इलस्ट्रेशन बेस्ड ही हैं। इन इलस्ट्रेशंस के रिलेट करने के लिए ना कोई सेक्शन नंबर है। देखना यहाँ पर व्हाई आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, ये भी आपको समझना है। यहाँ पर सेक्शन नंबर नहीं लिखा है एंड एट द सेम टाइम कोई कॉन्सेप्ट
या कीवर्ड की इंडिकेशन भी ठीक से उन्होंने नहीं किया है। जब मेरे को ना सेक्शन नंबर पता है, ना कीवर्ड पता है, ना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्लियरली समझ में आ रहा था आर्बिट्रेशन के बारे में है, यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लीव करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके ना इजी क्वेश्चंस मुश्किल क्वेश्चंस के बीच में सैंडविच होके रह जाते हैं, उसके बीच में रह जाते हैं, दब जाते हैं, मिलते नहीं है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम अटक जाते हैं, तो क्या होगा, आपके जो इजी क्वेश्चंस बीच-बीच में कहीं पे मतलब उन्होंने घुसा के दिया है, वो आपको मिलेंगे नहीं, है ना? तो इसीलिए ये वजह से फॉर एग्जांपल ये भी एआईबी 20 का क्वेश्चन है। सीआरपीसी का क्वेश्चन तो है ये, पर ये जो कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा-सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो जनरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम नहीं पढ़ते हैं। ये फॉरफीचर का मतलब क्या है ये समझना है, फिर उसको आप बैराक में ढूंढेंगे, फिर असर्शन रीजन करेंगे। ये सब क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, टाइम मतलब लगभग 15-20 मिनट्स आपको एक ही क्वेश्चन में लग जाता है कहीं बार। एंड देखिए आपके पास एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ना हर क्वेश्चन का लगभग 1 to 1.5 मिनट का ही टाइम होता है, यानी 1-1.5 मिनट के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो अभी के लिए उसको आप साइड में रख दो, एंड में अगर टाइम बच जाए तभी देखना। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं, सिमिलरली केस लॉ वाले क्वेश्चंस हैं, आते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं आते हैं तो तुक्का मार के आना ही पड़ेगा। इसका आंसर वैसे ए होता है, पर पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो केस लॉस को बुक्स में ढूंढते हुए टाइम वेस्ट मत करना। तो एंड में जाने से पहले यही कहना चाहती हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्लैरिफाई करने की कोशिश कर दूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप पर भरोसा रखना कि बेसिक चीजें तो पढ़ के चले गए हैं, मैम ने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताया वो तो हमने देख ही लिया है, हो ही जाएगा पेपर। कॉन्फिडेंट रहना, लॉजिकली बैठ के एग्जाम देना, कहीं बार सिर्फ कॉमन सेंस से ही बहुत क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हो। तो आराम से जाना, शांत दिमाग के साथ बैठ के अच्छे से एग्जाम लिख के आना। कल जब एग्जाम अच्छा जाएगा ना, तो कल शाम को वापस आके इसी कमेंट बॉक्स में मुझे फिर से बताना कि एग्जाम अच्छा गया। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एआईबी एग्जाम।